स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोलैरिटी इन द बॉन्ड, यानी पोलैरिटी इन द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं ना, जब दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें, यानी दोनों भिखारी आपस में दोस्ती करें, दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा कि Cl और Cl के बीच में कैसे बनता है, ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना शेयर करते हैं साथ में से। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, एक इसने किया और एक इसने किया, यानी इसके भी 8 कंप्लीट हो गए ये, और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। या फिर हम इसको कहें इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये Cl है और एक ये Cl है, दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच में रहेगा। यहाँ पे देखने की बात, समझने की बात यही है कि दोनों के बीच का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एकदम बीचों बीच रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक, तो ये कैसा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू, कारण ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों ताकतवर है, इक्वल। अगर यहाँ पे HCl होता तो क्या होता, HCl में क्या हो रहा है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच में ना रह करके थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा। इस तरह से रहना तो बीच में चाहिए था, क्योंकि शेयरिंग पे दोनों का बराबर अधिकार है। ठीक है, तो वो कहावत है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खिसका कर ही रख लेगा। ठीक है, क्योंकि हाईली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्रॉम हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या हो रहा है, शेयर्ड पेयर is slightly displaced towards क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस होकर के चला जा रहा है। कारण क्या है, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बीचों बीच में है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। 9th में आपने ऐसे ही रट लिया था कि जब दो भिखारी आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का बॉन्ड हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अब उसमें भी 2 प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आपको बताया था, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो पोलर में आपने ये याद कर लिया था कि जब दो सिमिलर भिखारी आपस में दोस्ती कर रहे हो, यानी सेम नॉन मेटल के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, और डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में, यानी कि अगर भिखारी डिफरेंट होंगे, बॉन्डिंग करने वाले भिखारी डिफरेंट होंगे तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। सॉरी, भिखारी अगर डिफरेंट होंगे तो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। ये आपने अभी तक रट लिया था, अब आप समझ लो उसका कारण क्या है। तो मतलब कुल मिला के डिस्कशन में क्या आया कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनते कब हैं, व्हेन टू नॉन मेटल शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तभी कोवैलेंट बनेंगे।
जब दो भिखारी आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, उनकी दोस्ती हो रही है, तभी कोवेलेंट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो ये वाली बात कंडीशन हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, यानी भिखारी होने चाहिए। ठीक है, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब उसमें भी दो तरीके के कौन कौन से हो गए, ये वाला जिसमें दो भिखारी आर सेम, जिसमें दो भिखारी आर सेम, ये वाले बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इसमें इसको कहेंगे हम नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, और जिसमें भिखारी आर डिफरेंट, यानी नॉन मेटल्स आर डिफरेंट, इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए अब अगर आपको कहा जाए कि व्हाट आर पोलर बॉन्ड, तो पोलर बॉन्ड क्या है, आप डेफिनेशन लिख लेंगे। पोलर बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दो नॉन मेटल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बना हो और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपके लिए 11th में पूछा जाता है व्हाट आर पोलर बॉन्ड, गिव एग्जांपल दीजिए, फिर इसका हम डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये फिर डायपोल मोमेंट पर बेस कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा आज का टास्क कितना है जो हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पोलर बॉन्ड क्या हो गए, द बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन दो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आता है डायपोल मोमेंट। या कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोलर बॉन्ड ना पूछ के आपसे पूछ दिया व्हाट इज पोलैरिटी, ऐसे पूछ दिया। ठीक है, इसको डायपोल मोमेंट को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रुक के। अगर आपसे ऐसे पूछ दिया कि व्हाट इज पोलैरिटी, गिव एग्जाम्पल, तो दे देंगे ना आप, ये आपके लिए टास्क हो गया। पोलैरिटी के एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, HCl, HBr, यानी ये देखना है, ऐसे ढूंढ ढूंढ करके लिखना है जहाँ पे दो डिफरेंट भिखारी हो रहे हो और एक ही बॉन्ड बन रहा हो, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल ही ढूंढना जहाँ पे केवल एक बॉन्ड बन रहा हो, सिंगल, वो वाले ढूंढना। ऐसा ना ढूंढना सिंगल बॉन्ड दो बन रहे हो या सिंगल बॉन्ड तीन बन रहे हैं, वहाँ पे आपका थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो पोलैरिटी क्या हो गई, इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड। जब ये देखो, ये पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे देखते हैं हम, HCl कैसा है, पोलर बॉन्ड है, और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर रही है, बीच के जो इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका कर ले रही है। बीचों बीच में होना चाहिए था, बट नहीं है, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसक गया है। ये थोड़ा सा खिसक जाने से क्या हो गया, इस बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आ गया पोलैरिटी के कारण। यानी जब दो डिफरेंट भिखारी आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ने खींच लिया तो यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, कंप्लीट नहीं आया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, +1 -1 चार्ज ऐसा नहीं आया, स्लाइड नेगेटिव आ गया क्लोरीन पर, और जितना इस पे नेगेटिव आया उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से के जो चार्ज डेवलप हो गया, इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। और ये पोलैरिटी जब प्रोड्यूस हो गई तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर आ गया। या बाई चांस तुमसे इधर उधर ये पूछा जाए कि इसमें से, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर कैसे आ जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर आने का कारण क्या है, पोलैरिटी है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि HCl और HF में किसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि व्हाट इज पोलैरिटी, गिव एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड। तो HCl, HBr, HCN, ऐसे ये वाले जो एग्जाम्पल हैं ये आपके हो गए किसके एग्जाम्पल, HF पोलैरिटी के एग्जाम्पल हो गए या पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना। पोलैरिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है मॉलिक्यूल के ऊपर, पोलैरिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो कोवेलेंट करेक्टर का मॉलिक्यूल था उसमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आ जाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आएगा, आयनिक करेक्टर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये माइनस+ चार्ज डेवलप हो गए। तो ऐसे बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड
डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना, मेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज on the atoms of covalently bonded molecules, यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू more difference in electronegativity of covalently bonded atoms. Electronegativity of covalently bonded atoms, यानी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे स्लाइट नेगेटिव और उस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द पोलैरिटी, ये पोलैरिटी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज पोलैरिटी, है ना। पोलर बॉन्ड क्या हो गया, तो आप बता दोगे कि बॉन्ड डिफरेंट अगर भिखारियों के बीच में बना हुआ बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। तो पोलर बॉन्ड आपको समझ में आ गया, पोलैरिटी पता चल गई। पोलर बॉन्ड होने के कारण क्या हो गया, आयनिक करैक्टर डेवलप हो गया मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें आयनिक करैक्टर डेवलप हो गया, ठीक है। किसके कारण डेवलप हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर डेवलप हो गया, किसके कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन हो गया। इसी को हम और अच्छी भाषा में लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ना लिख के लिख दें सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द बॉन्ड, या चार्ज सेपरेशन इन द बॉन्ड। अब आती है बात डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए HF, HCl, HBr and HI arrange in the increasing ionic character, कर लेंगे अरेंज, ठीक है। अभी तक तो आपको यही पता था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन आयनिक करैक्टर भी इसमें क्यों आ गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई, चार्ज सेपरेशन हो गया, तो इनमें आयनिक करैक्टर आ गया। तो इनमें सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खिसका लेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से वो सबसे ज्यादा खिसका लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने आपको क्या बताया है, क्रम फोन कल्बर से बताया था ना, कि आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फोन कल्बर आई, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो आयनिक करैक्टर किस पर सबसे ज्यादा होगा, ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर इसमें डेवलप हो जाएगा। वैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इनमें आयनिक करैक्टर कहाँ से आ जाएगा, पोलैरिटी के कारण आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आइए देन नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। दो पोलर यानी एक कोई पोलर बॉन्ड है, तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक गया था, तो इस पर स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब ये एक तरीके का फोर्स इस डायरेक्शन में काम करने लगता है, इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। और डायपोल मोमेंट को केमिस्ट्री की भाषा में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं
यानी एक एरो बना करके और पूंछ पर उसके क्रॉस लगा करके, यानी क्रॉस एरो बना करके हम डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट होता क्या है, ये जो चार्ज की क्वांटिटी है, ये चार्ज इनटू इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। एक तरीके का फोर्स होता है जो इस डायरेक्शन मतलब कम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ उसका डायरेक्शन यानी कि हम ये देंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये भी याद रखना है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पे इसका चार्ज R है तो ये R दोनों के चार्ज ये है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस इनटू चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th के लिए, डायपोल मोमेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, और हर एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का एक यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, रीजनिंग मिला के डायपोल मोमेंट और ये सब मिला करके। ठीक है, तो देखिए डायपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो गया चार्ज, चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हमने यहाँ कैसे डिनोट किया है, आर से डिनोट किया है। ठीक है, तो इसका जनरली हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट लेते हैं वो डी बाई यूनिट लेते हैं। Usually expressed in D by unit and 1D equal to होता है 333 यानी 333 564 564 into 10 to the power minus 30 कूलाम मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। सीएम का मतलब है यहाँ पे सी है कूलाम और एम है मीटर। सी कूलाम्ब है और एम मीटर है, यानी कूलाम्ब मीटर में हम इसको नापते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये डायपोल मोमेंट का ये हो गया, यानी आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस इनटू चार्ज डेवलप ऑन एनी वन एटम इन ए पोलर बॉन्ड। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ दो चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ये बहुत अच्छे से डायपोल मोमेंट वाला याद रखिए, क्योंकि जब आप 12th में पहुंचेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनिक की रीजनिंग आपको इसी से सॉल्व करनी है, डायपोल मोमेंट से। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप रीजनिंग वहां पर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे जितने आपको बताते जा रहे हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। डायपोल मोमेंट क्या है, क्वेश्चन लिख भी लीजिए, डायपोल मोमेंट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पोलरिटी क्या है, पोलर बॉन्ड के एग्जाम्पल दीजिए, या बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए डायपोल मोमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है इसमें। देन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो। वो क्रॉस्ड एरो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप,
इस तरह से, यानी एरो जिसकी पूंछ कटी हुई हो उसको वो डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसका पॉइंट किधर होगा? ये क्रॉस एरो पुट ऑन लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है क्रॉस इज एट पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। जो क्रॉस है वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ होता है एंड एरो टुवर्ड्स द, ध्यान दीजिए अभी हमने HCl में किस तरह से लगाया था, Cl नेगेटिव था एंड एरो टुवर्ड्स नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ दे सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि HF में हम इसको कैसे दिखाएंगे, इस तरह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ दिखाएंगे। Then arrow symbolizes the direction of transfer of the electrons in the molecule. Direction of transfer of the electrons in the molecule. Then next है application of dipole moment. ये हेडिंग अगर हम यहाँ डाल देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाएगी आपके लिखने के लिए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन कहें या और बेटर लिख सकते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, इसके सिग्निफिकेंस बताइए। 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, टर्म टेस्ट में भी आ सकता है, आपके यूनिट टेस्ट में भी पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ, या तो ये डायपोल मोमेंट या पोलर बॉन्ड या पोलरिटी या पोलर बॉन्ड में यानी करेक्टर या फिर रीजनिंग, इस पर बेस्ड 3 रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इतना इलाका है, इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, वो 3 रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम अभी आपको बताएंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे, सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि डायपोल मोमेंट अगर किसी भी मॉलिक्यूल में है तो हम बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट नहीं है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। तो पहली बात तो ये पहचानने में, टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए नंबर 1, क्या हो गया, इन डिटरमिनिंग द symmetry of molecule, फिर in determining या to distinguish between, अभी जो हम बता रहे थे आपको, between polar and नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसमें डायपोल मोमेंट होगा, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की कोई वैल्यू होगी, है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल है सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हो जाएगा तो चार्ज इनटू डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन तो होता नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी, तो डिस्टेंस मतलब चार्ज सेपरेशन ही नहीं हुआ, तो यानी नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, डायपोल मोमेंट 0 होगा। यहाँ पे ये देखना है आपको, ठीक है। अब जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। क्या, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट greater will be the polarity of the molecule, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पोलर होगा। बट ये एप्लीकेबल केवल उन्हीं के लिए है जिसमें एक ही बॉन्ड हो, यानी एक ही पोलर बॉन्ड हो, उन्हीं मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा जिसकी पोलरिटी होगी, क्या लिखा है ये, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर उसमें एक ही बॉन्ड है उसी पर लागू है, एक से ज्यादा बॉन्ड है वहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये नोट लगा के बहुत अच्छे से याद रखिए, एप्लीकेबल ओनली ऑन द मॉलिक्यूल हैविंग वन कोवेलेंट बॉन्ड, केवल उन मॉलिक्यूल पर लागू होगा जिनमें एक ही कोवेलेंट बॉन्ड हो, एक से ज्यादा होगा वहां नहीं लागू होगा। देखना क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि अभी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहां क्यों नहीं लागू होगा, बट ये चीज याद रखिए। इस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, अभी 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो वहां पर आपको मिलेंगे। अब सोचिए, डायपोल मोमेंट आप पढ़ रहे हैं 11th में और क्वेश्चन करेंगे जाकर के कब, जब आप पहुंच जाएंगे 12th में, और तब तक जब तक आप 12th में पहुंचेंगे तब तक आप डायपोल मोमेंट भूल चुके होंगे पूरे तरीके से। देन कैलकुलेटिंग द, हमने बताया था ना, अगर पोलरिटी मेंटेन हो गई या चार्ज सेपरेशन हो गया तो आयनिक करेक्टर आ जाता है। आयनिक करेक्टर कितने परसेंटेज आया या कितने प्रतिशत आयनिक करेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में डेवलप हुआ, ये डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट की वैल्यू पर। यानी डायपोल मोमेंट हमें किसके काम में आ गया, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। देन थर्ड वन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयनिक character of covalent bond। Then next one है to distinguish between
सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं? जो सिस होता है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता। जो ट्रांस होता है, ट्रांस में सेम बॉन्ड अपोजिट साइड होते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट साइड के कारण उनका जो डायपोल मोमेंट है ट्रांस में वो जीरो हो जाता है। तो यानी सिस, चाहे ऐसे लिख लीजिए, ट्रांस हैज जीरो डायपोल moment but cis isomer has some value of dipole moment, some value of, ये पेन नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा देखते हैं। some value of dipole moment। सिस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू सही है ना? सिस आइसोमर हैज सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट बट ट्रांस आइसोमर हैज जीरो डायपोल मोमेंट। देन वन मोर इज देयर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ऑर्थो, पैरा एंड मेटा आइसोमर। ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो जब अगर क्वेश्चन आता है कि डायपोल मोमेंट मीन्स ये डायपोल मोमेंट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप दो सिग्निफिकेंस भी लिखेंगे तो काम होगा, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आना नहीं है। तो वहाँ पे आप डायपोल मोमेंट लिख रहे हो, उसके बारे में लिख रहे हो, और फिर आपने कोई भी दो उसके सिग्निफिकेंस लिख दिए, दे आर मोर देन सफिशिएंट। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा आइसोमर्स, इनको डिस्टिंग्विश करने में करते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश हो जाता है इनका जो, और ये कौन सा होता है, ये वाला पैरा, तो जो पैरा होगा उसका कैसा होगा, जीरो डायपोल मोमेंट होगा। एंड ऑर्थो हैज ग्रेटर डायपोल मोमेंट देन रेस्ट टू आइसोमर्स। So this is about the dipole moment and its application। अब यहाँ से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिख करके मुझे भेजने हैं विद डायग्राम। जब भी इन क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आप डायग्राम बना करके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जरूर एक्सप्लेन करेंगे उसमें। और इन 3 में से, और ये डायपोल मोमेंट, ये 4 में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का पेपर, चाहे कहीं से बन के आए, चाहे क्लस्टर लेवल पे बनेगा, चाहे वो रीजनल लेवल पे बनेगा, चाहे कहीं भी किसी भी लेवल पर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे आपके लिए, BeF2 molecule has zero dipole moment। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए ग्रेड का। तो जीरो डायपोल मोमेंट क्यों है,
दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अगर BeF2 का 0 है तो फिर भाई H2O मॉलिक्यूल का भी होना चाहिए 0, बट इसका नहीं है। वही H2O मॉलिक्यूल डू नॉट हैव 0 डायपोल मोमेंट। ठीक है, देखो अगर कोई पोलर बॉन्ड है, आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए? देखो बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में पोलरिटी डिफरेंस है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो पोलर बॉन्ड है। अगर पोलर बॉन्ड है तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका 0 आता है। उसका कुछ कारण होगा, क्या कारण है वो आपको लिख के भेजना है। H2O का मॉलिक्यूल, अगर ये 2 बॉन्ड वाला 0 है तो फिर ये भी 2 बॉन्ड वाला है। इसमें 2 BeF बॉन्ड है, इसमें 2 HF बॉन्ड है, OH बॉन्ड है इसमें 2, तो इसके भी 2 बॉन्ड वाला फिर 0 होना चाहिए। तो ये 0 है 2 बॉन्ड वाला, लेकिन ये 0 नहीं है। देन नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 या BCl3 इज 0। ये सारे क्वेश्चन A+ ग्रेड के हैं। BF3 या BCl3 इज 0। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें, ये 3 तो है ही इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन है, ये फाइनल में टर्म एग्जाम में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में अक्सर रिपीट होता है। ये क्वेश्चन है कि विच हैज, ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि इस हिसाब से लिखा होता है कि आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप आंसर लिख लें, बट मैंने उसको ऐसे हिसाब से लिख रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर पता ना चले। क्वेश्चन है विच विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट NH3 और NF3। एंड वाई, अगर इन दोनों में से जिसका ज्यादा है, हमने ये दे करके पूछ दिया कि इससे इसका ज्यादा क्यों है डायपोल मोमेंट या इससे इसका कम क्यों है डायपोल मोमेंट, तो आप समझ लीजिए आंसर के लिए आपको क्लू वहीं दे दिया, आप तुरंत खोजबीन के निकाल लोगे कि आंसर क्या है। बट अगर ऐसे पूछा गया तो आपको कोई आंसर के लिए क्लू नहीं है। अब आपको यहाँ दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, और दिमाग पे जितना जोर डालोगे उतनी ही गलती होने की संभावना भी ज्यादा है। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, थोड़ा सा लापरवाही से सोच लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये एकदम A+ ग्रेड का है ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये डायपोल मोमेंट वगैरह जो आपने पढ़ा वो तो है ही। ठीक, अब चलिए इन क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कशन कर देते हैं, आपके लिए हिंट दिए देते हैं, फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर इन डिटेल लिख करके हमें भेजेंगे। ठीक है, और जब भी आप आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चंस के, तो ये ध्यान देंगे कि विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर जो इफेक्टिव रहे। है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि BeF2 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों है। तो BeF2 जो मॉलिक्यूल होता है, इसका मॉलिक्यूल की शेप के कारण ऐसा होता है, इसका मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। कैसा शेप है? बॉन्ड दोनों बराबर के ही बनाना। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका कारण है ड्यू टू लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल की लीनियर शेप के कारण ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डायपोल मोमेंट तो इसमें है, BeF बॉन्ड है, डायपोल मोमेंट है, पर किधर है? आपने क्या पढ़ा था? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, यानी यहाँ से इधर की तरफ होगा, और इसका इधर से इधर होगा। ठीक है, यानी जो डायपोल मोमेंट का क्वांटिटी आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। ये डिस्टेंस इंटू ये चार्ज इक्वल टू ये डिस्टेंस इंटू ये चार्ज। तो ये वाला इधर डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला इधर डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। दोनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है। देखो अगर हम बात करते हैं BeF बॉन्ड की, तो BeF बॉन्ड में डायपोल मोमेंट है, लेकिन जितना इस BeF बॉन्ड में डायपोल मोमेंट है उतना ही इस BeF बॉन्ड में डायपोल मोमेंट है। हम
इसको इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं, BE मतलब BEF फर्स्ट बॉन्ड और ये हो गया BEF सेकंड बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेकंड BEF बॉन्ड, तो इसीलिए नेट डायपोल मोमेंट ऑफ BEF2 इज 0। इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट BEF में है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का एज ए होल 0 हो गया। ठीक, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका इधर इस डायरेक्शन में, इसका इधर, तो इसी तरह से आप इसको लिख करके भेजेंगे। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 एंड BCl3 की। तो BF3 और BCl3 की बात करेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मान लें हम यहाँ BF है, ठीक, BF है, तो ये डायपोल मोमेंट इसका किस डायरेक्शन में होगा, इस बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपने पढ़ा है ना, इस तरह का वेक्टर क्वांटिटी का जब हम सम करते हैं तो वो 0 आता है फिजिक्स में। तो इसको मान लेते हैं बॉन्ड नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ, मतलब कोई भी बॉन्ड ले लो, अगर आप ये बॉन्ड लिया बॉन्ड नंबर 3, तो बॉन्ड नंबर 3 का डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल, मतलब विल बी टोटल ऑफ द या सम ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट टू द सम ऑफ 1 and 2। अगर हम इस बॉन्ड को लेते हैं तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सम ऑफ बॉन्ड नंबर 3 and 2। अगर हम इस डायपोल इसको लेते हैं तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के, इसीलिए नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज 0। पर्टिकुलर एक एक मॉलिक्यूल का, सॉरी एक एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है, लेकिन वेक्टर सम जब हम तीनों का करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर आपने उसमें लिखा नहीं है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लिख भी लीजिए नोट्स में कि डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि BeF2 का 0 है तो H2O का 0 क्यों नहीं हुआ। H2O का 0 नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें H2O का मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, उसमें ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिनके कारण इसका शेप बेंट नहीं होना होता है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, केवल सिर्फ 2 बॉन्ड थे, तो 2 बॉन्ड के कारण ये ऐसा लीनियर शेप बना रहा था, एकदम इस तरीके का लीनियर शेप बना रहा था। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को इधर रिपेल कर रहे हैं, तो शेप कैसा हो जाता है, बेंट हो जाता है। तो ड्यू टू बेंट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जो इसका डायपोल मोमेंट कुछ रहता है ना, बेंट शेप, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये बॉन्ड का डायरेक्शन रहेगा डायपोल मोमेंट का ये। अब बात आती है नंबर ये वाले की, लास्ट क्वेश्चन का, कि इसमें कौन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर आपने तुरंत दिमाग लगा लिया होगा कि डिस्टेंस इनटू चार्ज, डिस्टेंस इनटू चार्ज अगर हम देखेंगे तो किसका ज्यादा होना चाहिए, आप तुरंत बताएंगे किसका ज्यादा होगा। अमोनिया में ये NH3 ले लो और NF3 ले लो, चार्ज सेपरेशन किसमें ज्यादा होगा, यानी चार्ज डेवलपमेंट कहाँ ज्यादा होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो दोनों में है। असर किससे पड़ेगा, हाइड्रोजन और F से। NH बॉन्ड और NF बॉन्ड में देखेंगे तो पोलरिटी NF बॉन्ड की ज्यादा होगी, तो आप तुरंत दिमाग लगा लेंगे 3 NF बॉन्ड, तो किसका बॉन्ड मतलब ज्यादा होना चाहिए, 3 NF बॉन्ड का ज्यादा होना चाहिए, ऐसा आप तुरंत बताएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता क्यों नहीं है ये आपको मतलब ये एक्सेप्शनल हो गया एक तरीके से, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उसको तो आप उसको गलत करने के चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ पे रिमार्क लगा लीजिए कि बहुत सोच समझ के इसका आंसर लिखना है। मतलब 60% बच्चे तो गलत लिख कर ही आते हैं आंसर, इवन पता होने के बावजूद, जैसे आपको बता दिया एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देंगे, फिर भी उसको गलत करके आएंगे। ठीक,
कारण क्या है यहाँ पे देखो, समझो और लिखना बहुत ध्यान से, सावधानी से लिखना। मैं दोनों को डायग्राम बना करके बता रही हूँ आपको। NH3 अभी आप पढ़ेंगे, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे, तब शेप निकालना आपको आएगा। चलो मैं आपको थोड़ा एडवांस में बता रही हूँ। फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए होता है V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2। V मतलब होता है, लिखते जाओ, V का मतलब होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जैसे NH3 है तो NH3 का सेंट्रल एटम N हुआ, ठीक है। NF3 है तो NF3 का सेंट्रल एटम N हुआ, ठीक। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, प्लस मोनोवैलेंट अटैच कितने हैं? 3 अटैच हैं। मोनोवैलेंट मतलब मोनोवैलेंसी, एक वैलेंसी वाले एटम कितने प्रेजेंट हैं? 3, दोनों में प्रेजेंट हैं। -C कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो ये और ये दोनों चीजें 0 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 4, 5, 3, 8, 8/2 दैट इज 4, यानी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गई। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहती हैं, इस तरह रहेंगी। तो ये बॉन्ड बनते हैं, सिर्फ 3 बन रहे हैं, तो बॉन्ड इस तरह से बनेंगे N, F और F। और जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है इस तरह से, ठीक है। ये NF का शेप हो गया, NF3 का। इसी तरह से NH3 का शेप बनाएंगे तो हम वो भी इसी तरह से बनेगा, है। तो हम ये कर सकते हैं कि NF को हमने ऐसे बनाया है, तो थोड़ा H डिफरेंट दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, H को इस तरह से दिखा सकते हैं, इससे। ये NH3 हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अब अगर आपने ध्यान से करेंगे तो आपके गलती के कोई चांसेस नहीं होंगे। पहली बात तो गलती कहाँ करते हैं बच्चे, ये शेप ऐसा बना के आ जाते हैं, ऐसा कैसा वाला बना के आ जाएंगे, ऐसा बना देते हैं, F, F और F, ये गलती करते हैं। और NH3 का भी ऐसे ही शेप बना देंगे। इसलिए मैंने आपको एक कैलकुलेट करके बताया, तो आपको ध्यान रहेगा कि नहीं, इसका शेप हमें फॉर्मूला से निकाल लेना है तो सही निकलेगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। आपने पढ़ा NF3 तो 3 बॉन्ड ऐसे बना करके चले आइए। अब यहाँ पर देखिए, बॉन्ड में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो तो अपने आप तुम्हें आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है कि किधर लगेगा आपका डायपोल मोमेंट, किधर बढ़ेगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा। NF बॉन्ड में N और F में कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी इसमें डायरेक्शन इधर होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तीनों बॉन्ड का, ठीक है। अब दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन पेयर में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसका डायपोल मोमेंट इधर। अब आपको समझ में पिक्चर पूरी तरीके से आ गई होगी, नहीं आ रही है तो अभी देख लो। इसके केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, NH में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहा ऐसा, इसके केस में भी ऐसा, इसके केस में भी ऐसा। अब तो समझ आ रहा होगा। वेक्टर सम करोगे तो क्या होगा, इसका वेक्टर सम एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब उधर, और ये तीनों भी उधर ही जा रहे हैं, मतलब इनका जब वेक्टर करेंगे वेक्टर सम, तो चारों बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड पेयर का, एक लोन पेयर का टोटल विल बी द इक्वल ऑफ द, मतलब वेक्टर सम जो होगा 3 डायपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर के और 1 डायपोल मोमेंट लोन पेयर का, इनका टोटल सम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ होना इसको ज्यादा चाहिए था लेकिन इसका कम रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि इनके 3 बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में और लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब टोटल करोगे तो इसमें से ये घट जाएगा या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या रहा NF3 में, कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू NH3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से भी ये वाले क्वेश्चन भी 3 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं।